नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र कौशल और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रेकिंग कोड्स पे। दोस्तों, आज के 15 मिनट इस वीडियो पे आपकी लर्निंग हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट 15 मिनट होने वाले हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे 7 बेसिक नो 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी टूल्स के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जुड़े रहें, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि अननेसेसरी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किया जाता है, जो कि सिंपलेस्ट तरीके से भी रिजॉल्व करी जा सकती हैं। ऐसा सिर्फ हमारे आसपास ही नहीं, बल्कि ऑफिस या वर्क कल्चर में भी होता है। कई बार हम लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स या कॉम्प्लेक्स मेथडोलॉजी को यूज़ करते हैं अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, जबकि ये इश्यूज़ बड़ी आसानी से सिंपलेस्ट तरीके से रिजॉल्व किए जा सकते हैं। इसका कहने का यह बिल्कुल मतलब नहीं कि जो ये कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स हैं, जैसे लीन, सिक्स सिग्मा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इनका अपना कोई रोल या योगदान नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल और योगदान है फ्रेंड्स, लेकिन हमें इन्हें बहुत सोच समझ के और बहुत ही समझदारी के साथ उन जगहों पे यूज़ करना चाहिए जहाँ पे प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है और क्लियर नहीं है। दोस्तों, बात करें अगर 7 क्वालिटी टूल्स की, तो काओरो इशिकावा ने इसका इंट्रोडक्शन किया और काओरो इशिकावा का अपना बहुत बड़ा योगदान है क्वालिटी की फील्ड्स में। क्वालिटी गुरु के नाम से जाने जाते हैं। जापानीज़ प्रोफेसर और इंजीनियरिंग और क्वालिटी सर्कल में इन्होंने बहुत सारे टेक्निक्स, मेथोडोलॉजीज़ और कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया। 7 क्वालिटी टूल्स की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अ फ्लेयर ऑफ ऑल द 7 क्वालिटी टूल्स, और जब आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम इनको डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर हम बात करें इनके बेनिफिट्स की, तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, चाहे वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में योगदान करने की बात हो, चाहे प्रोसेस क्वालिटी को इम्प्रूव करने की हो। ये आपके ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट को इम्प्रूव तो करते ही हैं फ्रेंड्स, साथ ही ये आपको आपके पोटेंशियल कॉजेज़ को, यानी कि ऐसे आप बात कर सकते हैं ऐसे फैक्टर्स को पहचानने में हेल्प करते हैं जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। दोस्तों, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं अलग-अलग टूल के, इसीलिए कई बार इनको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी स्पेसिफिक एक टूल को यूज़ किया जाता है, कई बार मल्टीपल टूल्स को एक साथ यूज़ किया जाता है। हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले 7 क्वालिटी टूल्स के इम्पोर्टेंट क्वालिटी टूल के बारे में, जो कि है फिशबोन डायग्राम। इसके और भी नाम है फ्रेंड्स, कॉज़ एंड इफेक्ट डायग्राम और इशिकावा डायग्राम। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पिक्चर में राइट साइड पे देख पा रहे होंगे, तो एक तरह से ये फिश बोन की तरह से या फिश स्केलेटन की तरह से दिख रहा है, जिसके फ्रंट एंड में इस तरफ जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम को लिखा जाता है, यानी कि जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। और जब प्रोजेक्ट टीम जो होती है, वो फिर पोटेंशियल कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करती है ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू, कि ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस प्रॉब्लम को पोटेंशियली इसकी वजह इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, और उन सारे पोटेंशियल कॉजेज़ को हम लिस्ट डाउन करते हैं और फिर हम क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। या तो कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स है फ्रेंड्स, 5M और 5P। 5M की बात करें तो क्योंकि एंटायर क्वालिटी का कॉन्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग से अडॉप्ट किया गया है, तो यहाँ पे जो 5M है, ये मेथड, मशीन, मैन पावर, मटेरियल, मेजरमेंट और मदर नेचर कहलाते हैं। यानी कि आप जितने भी पोटेंशियल कॉजेज़ को आइडेंटिफाई कर पाएँ, इन सारे क्लासिफिकेशंस के अंदर आप इनको बकेटाइज़ कर सकते हैं। और सिमिलरली सर्विस इंडस्ट्रीज़ में या फिर किसी और इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे प्रोसेस, प्रोग्राम, पीपल, प्रोडक्ट, पॉलिसी एंड प्लेस के अंदर आप अपने कॉजेज़ को आप क्लासिफाई कर सकते हैं। एक बार जब ये सारे कॉजेज़ क्लासिफाई हो जाएँ, आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि 1 लेवल, 2 लेवल डाउन जाके उस पर्टिकुलर कॉज़ का और ड्रिल डाउन किया जा सके। फ्रेंड्स, वंस दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड, उसके बाद में ये बहुत आसान हो जाता है समझना कि हमारे जो पोटेंशियल कॉजेज हैं, वो किस तरह की कैटेगरीज में आ रहे हैं, जो कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जनरेट दे रहे हैं। दोस्तों, इसका जो इम्पोर्टेंट यूज़ होता है हमेशा, वो तब होता है जब आपको प्रॉब्लम पता है, लेकिन उसके कॉजेज को आप पहचानना चाहते हैं, या ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक से अपनी टीम्स के मिलके इसके सारे पोटेंशियल कॉजेज को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, राइट? सो ये था फिशबोन डायग्राम। इसको सिंपल आप एक पेपर पेन से भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर पावर पॉइंट या किसी और सॉफ्टवेयर की सहायता से भी बना सकते हैं। दोस्तों, बात करें अगर हिस्टोग्राम की, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपके डेटा को, यानी न्यूमेरिकल डेटा को ग्रुप करने में स्पेसिफाइड रेंजेस के अंदर में सहायता करता है।
जब आप इसको यूज़ करते हैं तो ये आपको सहायता करता है ना ही कि सिर्फ मीडियन, मीन और मोड को पहचानने में, बल्कि आपके डेटा के स्प्रेड को जानने में भी आपकी हेल्प करता है। दोस्तों, अगर आप इसकी शेप्स की बात करें तो मल्टीपल शेप्स के हिस्टोग्राम हो सकते हैं। बेल शेप यानी एक्सट्रीम लेफ्ट में जो आप ये ग्राफ देख रहे हैं, ये एक बेल शेप का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्टोग्राम है। बाइमोडल यानी कि जहाँ पे आपको ग्राफ में 2 पीक्स नज़र आ रहे हैं फ्रेंड्स, इसको बाइमोडल शेप भी कहा जाता है हिस्टोग्राम की। कई बार डेटा आपका लेफ्ट या राइट साइड में स्क्यूड हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपके जो डेटा का टाइप है वो कहीं ऐसा तो नहीं जिसमें 0 से नीचे वैल्यू नहीं जा सकती, या फिर एक्सट्रीम वैल्यू कैन ओनली बी 100। इस तरह के डेटा में यूजुअली आपका डेटा किसी एक तरफ स्क्यूड होता है, और इस तरह के हिस्टोग्राम को राइट साइड या लेफ्ट साइड स्क्यूड हिस्टोग्राम भी कहा जाता है। यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम फ्रेंड्स वो होता है जहाँ पे बहुत सारे आपको पीक्स नजर आएंगे, और यूनिफॉर्म के अंदर में आपको कोई एक स्पेसिफिक, जैसे आपने बेल में देखा कि सेंटर में आपका जो बार था वो एक्सट्रीम हाइट पे था, ये सिचुएशन यूनिफॉर्म के अंदर में नहीं आती। हिस्टोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और मल्टीपल सॉफ्टवेयर की सहायता से इसको बनाया जा सकता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम इन सारे टूल्स को आपको ऑन स्क्रीन करके दिखाएंगे ताकि आपको भी ये बनाना आसानी से आ जाए। आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, और अगला टूल जो हमारा है वो है 80-20 रूल यानी परेटो एनालिसिस। परेटो एनालिसिस की अगर बात करें तो ये 18th सेंचुरी में इटालियन इकोनॉमिस्ट के द्वारा इजाद किया गया और बहुत इंडस्ट्रीज में वाइडली यूज किया जाता है। इसका मेन जो यूज है फ्रेंड्स वो है कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स को या अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करने में आपको बहुत सहायता करता है। बनाने के तरीके की अगर हम बात करें, उससे पहले ये जानते हैं कि इसको कब यूज़ किया जाता है। तो जैसे मैंने बोला, आपके पास में मान लीजिए मल्टीपल टास्क या मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप फिक्स करना चाहते हैं और आप अपने सॉल्यूशन फेज़ में आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी लिमिटेड बैंडविड्थ और लिमिटेड आप कह सकते हैं बजट के बेसिस पे आप सबके ऊपर एक साथ काम नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते। ऐसी सिचुएशन में जो परेटो का सिद्धांत है वो ये कहता है कि अगर आप जानेंगे तो 20% ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली कॉजिंग 80% ऑफ द इम्पैक्ट। यानी कि अगर आपके पास में 10 प्रॉब्लम है तो उसमें से 2 बड़ी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती हैं जो 80% इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं, और आपको कायदे से उनके ऊपर काम करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम इसको यूज़ करने की बात करें कि कैसे इसको आप बनाएँगे, तो अगेन ये एक्सेल में और मिनीटैब या अगर अदर स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। और जब हम आगे अपने वीडियो में चलेंगे दूसरे रेकरिंग वीडियोज़ के अंदर, तो परेटो हम आपको ऑन स्क्रीन बना के भी दिखाएँगे। कॉन्सेप्ट में अभी रहते हैं और ये समझते हैं कि इसको यूज़ करते हुए जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, यानी उसके इम्पैक्ट के बेसिस पे। और जब आप उसके स्कोर्स को आप ऐड अप करेंगे या क्यूमुलेटिव करेंगे, तो आपके जो टॉप 2 कह सकते हैं या टॉप 3 कह सकते हैं, दे शुड आइडली कंट्रीब्यूट टू 80% ऑफ योर इम्पैक्ट। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको अपने टॉप एरियाज़ मिल जाते हैं जहाँ पे आपको काम करना है और आपको फिक्स करना है अपनी प्रॉब्लम को। फ्रेंड्स, अगला जो क्वालिटी टूल है विच इज़ चेक शीट, बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव टूल है। और मैन्युफैक्चरिंग्स में और कई बार ऐसे स्किल लेबर्स के साथ में जहाँ पे ज़्यादा सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर्स या लैपटॉप नहीं होते, वहाँ पे ये बहुत ही काम आता है, बिकॉज एक सिंपल आप A4 साइज शीट पे भी इसको ड्रॉ करके आप अपनी फाइंडिंग्स ले सकते हैं। चेक शीट की बात करें अगर, तो ये आपको आपकी प्रॉब्लम्स को, यानी आपके जो चेकलिस्ट में आपने पॉइंट्स मेंशन करे हैं, आप उसको जॉट डाउन कर सकते हैं, आप उसको टिक कर सकते हैं और बाद में इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं हिस्टोग्राम या बार ग्राफ या फिर परेटो चार्ट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मल्टीपल तरह की चेक शीट हो सकती हैं आपके एनवायरनमेंट, ऑफिस एनवायरनमेंट के अनुसार, लेकिन मैं कुछ टॉप 2 या 3 की अगर बात करूँ तो प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन चेक शीट हो सकती है, जहाँ पे आपकी चेक शीट का जो आपका डेटा है, आप उसको डे ऑन डे आप उसे कैप्चर कर सकते हैं। और जब आप उसको चेक शीट को आप एक लाइन से ड्रॉ करेंगे तो आपको एक शेप नज़र आएगी। वो जो शेप है वो आपको एक बेसिकली आपका हिस्टोग्राम, यानी कि हिस्टोग्राम की तरह आपके डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती है। डिफेक्ट टाइप की अगर हम बात करें चेक शीट, जो कि बहुत ही आई विल से फ्रीक्वेंटली यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, जहाँ पे मल्टीपल डिफेक्ट्स लिखे होते हैं लेफ्ट साइड में, और जो क्वालिटी कंट्रोलर होते हैं वो इस चेक शीट के अंदर जस्ट उनको टिक करते हैं कि उन्हें कितने डिफेक्ट्स किस दिन मिले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका डेटा सोर्स हो सकता है आगे एनालिसिस फेज के लिए। सिमिलरली डिफेक्ट लोकेशन शीट के अंदर में जो स्मॉल डिफरेंस आता है वो ये है कि यहाँ पे हमें डिफेक्ट के साथ साथ उसकी लोकेशन पता चलती है कि किस जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है,
और आगे जाके उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी टूल इस फ्लो चार्ट है। कई बार कॉन्सेप्चुअली इसको स्ट्रैटिफिकेशन के साथ भी देखा जाता है, यानी कि स्ट्रैटिफिकेशन एक अलग क्वालिटी टूल है और कई जगह पे आपको फ्लो चार्ट भी दिखेगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट टूल हैं। हम फ्लो चार्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं और फ्लो चार्ट एक सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है आपके प्रोसेस स्टेप्स की, यानी किसी काम को करने के जो स्टेप्स हैं आप उसे लिस्ट डाउन कर सकते हैं। और लिस्ट डाउन करते वक्त आप ये जरूर ध्यान रखें कि जो आप सिंबल्स यूज कर रहे हैं फ्रेंड, वो स्टैंडर्ड सिंबल अगर यूज करेंगे, यानी इंडस्ट्री वाइड जो सिंबल यूज करेंगे, उसे दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को समझने में आसानी होगी। फ्लो चार्ट मल्टीपल तरह के हो सकते हैं, यानी कि मैक्रो फ्लो चार्ट, माइक्रो फ्लो चार्ट एंड प्रोसेस फ्लो चार्ट। अगेन जो इनकी आप नॉमेनक्लेचर है मैक्रो माइक्रो प्रोसेस, इसी से समझ पा रहे होंगे कि ये एक हाई लेवल या फिर कई बार वन स्टेप डाउन, यानी कई बार। और प्रोसेस फ्लो स्पेसिफिक चार्ट्स के अंदर में हम बिल्कुल ही प्रोसेस लेवल पे जाके अपने प्रोसेस को फ्लो मैप को आइडेंटिफाई करते हैं, ड्रॉ करते हैं। और कोई भी अगर व्यक्ति यानी दूसरे डिपार्टमेंट का उस फ्लो चार्ट को देखे तो आसानी से समझ जाता है कि आपका एंड टू एंड प्रोसेस कैसे काम करता है। कुछ टिप्स मैंने नीचे मेंशन करी हैं, यानी कि अब जब आप फ्लो चार्ट को रीड कर रहे हैं तो टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट में करें ताकि समझने में आसानी रहे। और उसके सिंबल्स की शेप पे बहुत ध्यान दें जब आप बना रहे हो, और लाइंस पे ध्यान दें जो आपके प्रोसेस के वन स्टेप को दूसरे स्टेप से जोड़ती है। क्योंकि ये अगर आपने गलत कर दिया तो आपका प्रोसेस मैप कोई जो समझ रहा होगा वो आसानी से या तो समझ नहीं पाएगा या फिर उसके बाद में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगी। दोस्तों बिगिनिंग और एंड की शेप में भी अगर आप ध्यान दें तो देयर आर स्पेसिफिक सिंबल दैट आर यूज्ड टू बिगन अ प्रोसेस एंड टू एंड द प्रोसेस। तो आप इन सिंबल्स को एक बार जरूर ध्यान से देखें। मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा और इन सिंबल्स को समझ के आप यूज कर सकते हैं। राइट। अगले क्वालिटी टूल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कई बार चीज़ों में रिलेशन हो सकता है, पॉसिबल रिलेशन दो वेरिएबल्स के अंदर में। और कई बार ये डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और कई बार एक डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप हो सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। कोरिलेशन का मतलब ये नहीं है कि कॉजेशन, यानी कि अगर किन्हीं दो चीज़ों के बीच में या दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि पहला वेरिएबल ही कॉज है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जनरेट करने के लिए। वो सिर्फ एक रिलेशन हो सकता है। तो कब यूज़ किया जाता है? जब आपके पास न्यूमेरिकल डेटा होता है और आप रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं कि किसी एक वेरिएबल से ही दूसरे वेरिएबल का कोई रिलेशन है कि नहीं। मान लेते हैं अगर आप ये कहते हैं कि रोड पे चलते हुए अगर आप बाइक की स्पीड बहुत तेज़ कर रहे हैं, उससे ज़्यादा एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो अगर आप कोई डेटा निकालें विद द नंबर ऑफ एक्सीडेंट एंड द स्पीड, हाई स्पीड ऑफ द बाइकर, तो आप एक रिलेशन देख पाएँगे। प्रोबेबली ये पॉजिटिव रिलेशन होगा, बिकॉज़ यहाँ पे जैसे-जैसे स्पीड बढ़ रही होंगी वैसे-वैसे हो सकता है कि आपके एक्सीडेंट की संख्या भी बढ़ रही हो। स्कैटर प्लॉट की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे मल्टीपल तरह के हो सकते हैं, विच इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर कोई एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है उसी डायरेक्शन में। हाईली पॉजिटिव का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा क्लोजनेस है आपके रिलेशनशिप के अंदर में। लॉ पॉजिटिव के अंदर में यानी कि ऑब्वियसली पॉजिटिव रिलेशनशिप तो बिल्ड हो रहा है, लेकिन ज़्यादा टाइट रिलेशनशिप नहीं है। नो कोरिलेशन वो सिचुएशंस होती हैं जिसमें दोनों वेरिएबल्स का आपस में कोई रिलेशन बिल्ड नहीं होता। अगर मैं ये बोलूँ कि भारत की जनसंख्या बढ़ती है और उससे मेरे स्कोर कम आते हैं, इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है इस डेटा का, और ये नो कोरिलेशनशिप के अंदर जा सकता है। इसी तरह से वाइसा वर्सा आपके नेगेटिव साइड के कोरिलेशन भी बिल्ड होते हैं, जहाँ पे लो नेगेटिव, हाई नेगेटिव और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिल्ड होता है। फ्रेंड्स, बात करें अगर आज के आखिरी क्वालिटी टूल की, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कंट्रोल चार्ट। इसकी शुरुआत लगभग 1920 के आसपास हुई। इसको इसलिए बनाया गया ताकि अपने हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि आपका जो परफॉर्मेंस है आपके प्रोसेस की, वो कांस्टेंट चल रही है या फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल है, या उसमें स्पेशल कॉजेज़ हैं, या फिर आपका प्रोसेस जो है वो कंट्रोल लिमिट के बाहर ही चल रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो इसके अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस और कुछ डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं। जो मिडिल लाइन है फ्रेंड, दिस इज द एवरेज ऑफ योर हिस्टोरिकल डेटा। जिस पीरियड के लिए आपने डेटा एकत्रित किया है उसका जो एवरेज आ रहा है वो ये लाइन है। और अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट जो है वो एक तरह से आपके प्रोसेस की कंट्रोल लाइंस है, जो कि हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं।
कंट्रोल चार्ट कैसे बनाए जाते हैं, इसके लिए हमारा अगला वीडियो आने वाला है जो कि डिटेल में आपको एक्सेल मिनी टैब के ऊपर ये बना के कॉन्सेप्चुअली और ये नंबर कैसे ड्राइव होते हैं बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको जुड़े रहना है इस चैनल के साथ ताकि आप इन सारे टूल्स को आज जो आप कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हैं, इनको आप खुद भी बना सकें। फ्रेंड्स, एक बार जब कंट्रोल चार्ट बन जाता है तो उसके बाद जो इंटरप्रिटेशन है अगेन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपको अपने डेटा के ट्रेंड पे यानी अगर आप इस डेटा को देखें जो जो डॉट्स आ रहे हैं, इन डॉट्स को देख के आपको इंटरप्रिटेशन करनी है कि आपका प्रोसेस जो है वो कैसे रिवॉल्व हो रहा है। कहीं उसमें रैंडमनेस है या बायसनेस है या फिर वो कंट्रोल लिमिट के बाहर चल रहा है या फिर आपका डेटा स्मूथ है और अंडर अंडर द लिमिट्स है। इस तरह की इंटरप्रिटेशन करने के बाद में फ्रेंड्स आप जो अपने रेमेडियल एक्शंस हैं अपने कॉजेस के लिए जो कि डेटा पॉइंट्स बाहर मूव कर रहे हैं, उनके लिए आप एटलीस्ट रेमेडियल एक्शंस आपको लेने चाहिए और अपने प्रोसेस ओनर के साथ इनको शेयर करना चाहिए। फ्रेंड्स, आई नो कि दीज ऑल 7 क्वालिटी टूल्स कैन नॉट बी कवर्ड इन 15 मिनट्स, इसलिए मैंने आपसे बार-बार ये बात बोली है कि आने वाले वीडियोज़ में हम वन बाय वन इन सारे कंट्रोल चार्ट्स को और इन सारे क्वालिटी टूल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको जुड़े रहना है इस चैनल के साथ, शेयर करना है और जो लोग क्वालिटी की फील्ड्स में एमएनसीज़, मैन्युफैक्चरिंग में काम करना चाहते हैं, उनके साथ इस चैनल को शेयर करना है। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि यूसीएल और एलसीएल अगर यूएसएल और एलएसएल से बाहर होता है, यानी कि जो डॉटेड लाइन आप देख रहे थे, यूसीएल और एलसीएल उससे बाहर होता है या उनके अंदर होता है? ट्रू या फॉल्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे सकते हैं और हम उसे रिवर्ट करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और आगे भी इसी तरह से चैनल को शेयर करते रहें। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।